हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी जबरदस्त चल रही होगी। आज है अपना एपिसोड नंबर 5 और ये एपिसोड सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नवंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आया था उसका आज एपिसोड नंबर 5 है। 4 एपिसोड ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुके हैं और आज है एपिसोड नंबर 5। इन एपिसोड्स के अंदर हम ये बता रहे हैं आपको ताकि आप जान सकें कि एग्जाम के अंदर कितना लिखना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, आपकी राइटिंग कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपका फॉन्ट साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर कहां पे लिखना चाहिए, लेफ्ट में, मिडिल में, बीच में, कहां पर। तो ये सारी बातें डिटेल में यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं और एक रियल क्वेश्चन पेपर लेकर जो एग्जाम में आया था ताकि आपको एग्जाम की एक्चुअल फील आए और आपको बात समझ में आए कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो कैसे हमें करना चाहिए था। एपिसोड नंबर 5 है आज, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो लोग इस YouTube सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, देखते रहिए। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप यहां से भी देख सकते हैं और बाद में जो 4 एपिसोड ऑलरेडी हम YouTube पे डाल चुके हैं वो भी आप देख लेना। एग्जाम में आपको इन वीडियो से बहुत फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ने के लिए हम रिवर्स रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और गैस करेंगे किस चैप्टर से है वो क्वेश्चन। कैलकुलेट द लोएस्ट प्राइस दैट कैन बी कोटेड सो दैट कंपनी कैन अर्न सेम प्रॉफिट एज इट हैज अर्नड इन करंट ईयर। यानी कि इस साल करंट ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया है अगर उतना ही प्रॉफिट कमाना हो तो हम कम से कम क्या प्राइस दें, लोएस्ट प्राइस। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, तो यहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि यह क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर से है। और अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर अच्छे से किया होगा, उसके सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो आपको हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट दिए आईसीआई ने। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको 1.8 मिनट मिलता है। 100 नंबर के लिए 180 मिनट, 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट, तो 10 नंबर के लिए कितना, 18 मिनट। 18 मिनट आपको वॉच देख के सॉल्व नहीं करना है, आपको मन में एक आइडिया रखना है कि इस क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में सॉल्व करना है। अच्छा, अब करना क्या है, रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। अच्छा, जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो हम रिक्वायरमेंट पर फोकस करते हुए चलेंगे कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन ने सवाल पूछा है उसका जवाब देने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्या वो हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसके आंसर को मन में ड्राफ्ट करते हुए चलेंगे और ऐसा करने पर आपके आराम से 4 से 5 मिनट लगेंगे। लगने दो, आपके पास 18 मिनट है, 4 से 5 मिनट क्वेश्चन की रीडिंग में लगने चाहिए। और जब क्वेश्चन की रीडिंग आप कर रहे हो ना तो ये नॉर्मल रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये इन डेप्थ वाली रीडिंग होनी चाहिए। यानी आपने एक लाइन को पढ़ा, उसके मतलब को निचोड़ा, फिर आगे बढ़े, फिर अगली लाइन को पढ़ा, उसके मतलब को निचोड़ा, फिर आगे बढ़े, और हर लाइन का मतलब निचोड़ लेने के बाद रिक्वायरमेंट से लिंक करते हुए चलना है मन के अंदर। तो 3-4 मिनट या 5 मिनट लगाने के बाद आपके मन में इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का फॉर्मेट बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब फटाफट से उस फॉर्मेट के अंदर उन सारी फिगर्स को डाल देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी 18 मिनट में होने वाला क्वेश्चन आपका 13, 14, 15 मिनट में आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को रफ पढ़ा, मतलब ऐसे ही पढ़ के निकल गए, सोचा नहीं क्या बोल रहा है, समझे नहीं और जस्ट रीडिंग कर दी, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाता है। और 18 मिनट में अगर 4 मिनट वेस्ट हो गए तो अच्छा खासा समय आपने वेस्ट कर दिया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले रिवर्स रीडिंग, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है और मन ही मन उसका आंसर निकालने के बारे में सोचते रहेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन में दी है उसको पढ़कर रिक्वायरमेंट से लिंक करते हुए चलेंगे। यह टेक्निक है एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेके आने की। कॉस्टिंग पेपर की बात कर रहा हूं, सीए इंटर और सीए फाइनल में भी 100 में से 100 ला पाना पॉसिबल है। तो पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। पीजे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स हॉकी स्टिक्स। क्या बनाते हैं ये, हॉकी स्टिक। इट सेल्स द प्रोडक्ट एट ₹500 ईच। ये क्या है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्वेश्चन में क्या मांगा था, लोएस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो हमें दिया हुआ है 500 रुपए पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹125 ऑन ईच स्टिक। यानी एक हॉकी स्टिक अगर ये बेचे तो 125 रुपए का इनको मुनाफा होता है। अच्छा, 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 125 का मुनाफा, डिफरेंस क्या हो सकता है,
कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 5000 स्टिक्स एनुअली। पूरे साल में कितने स्टिक्स बनाते हैं? 5000 बाय यूजिंग 50% ऑफ इट्स मशीनरी कैपेसिटी। यानी इनकी मशीन में जो कैपेसिटी है ना वो 10,000 की है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 50% कैपेसिटी का इस्तेमाल करके 5000 यूनिट्स ये प्रोड्यूस करते हैं हर साल एनुअली। बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, 500 माइनस 125, आपको लगता है कि भाई कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? तो ये आपका 375। ये कैसे निकाला मैंने? 500 माइनस 125, 375। ठीक है ना? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन मैंने क्यों निकाली? सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को निचोड़कर मैं मीनिंग समझना चाह रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा कि नहीं होगा मुझे आगे पता पड़ेगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोएस्ट प्राइस मतलब क्या। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में ऐसे पढ़ना है, सोचते हुए चलना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच स्टिक, आपको हर स्टिक बनाने की कॉस्ट दी गई है और यहां पर भी कॉस्ट निकाली है। डायरेक्ट मटेरियल 150 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 50 रुपए, वर्क्स ओवरहेड 125, सेलिंग एक्सपेंस 50। इन चारों खर्चों को जोड़कर देखता हूं क्या ये 375 आते हैं? 150 प्लस 50 प्लस 125 और प्लस 50। लो जी, कर लो बात। ये टोटल आ गया आपका 375 रुपए। यानी कि मेरी इंफॉर्मेशन टैली कर गई। 375 का ब्रेकअप मुझे यहां पर दिया गया है। यानी एक हॉकी स्टिक बनाने के अंदर मटेरियल का खर्चा होता है 150 रुपए, लेबर का होता है जी 50 रुपए, वर्क्स ओवरहेड का होता है 125 और ब्रैकेट में क्या लिखा है? 50% फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ? 50% वेरिएबल। अच्छा, 50 रुपए दे रखा है आपको सेलिंग एक्सपेंस और क्या बोला है? 25% वेरिएबल, मतलब 75% फिक्स्ड। 75% फिक्स्ड और यहां पे 50% वेरिएबल। 50% फिक्स्ड मतलब 50% वेरिएबल। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं जी। द एंटिसिपेशन फॉर नेक्स्ट ईयर इज दैट कॉस्ट विल गो अप एज अंडर। अच्छा, अगले साल खर्चे बढ़ रहे हैं तो इनको टेंशन है कि इनका प्रॉफिट कम ना हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि वही प्रॉफिट अगर कमाना हो तो सेलिंग प्राइस कम से कम क्या रखा जाए। यह मतलब हुआ। फिक्स चार्जेस 10% बढ़ जाएंगे। ध्यान देना जरा, यहां पे दिया हुआ है फिक्स चार्जेस 10% बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड ये बढ़ेगा 10%। उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड बेसिकली इन दोनों का जो फिक्स पार्ट है ना वो बढ़ेंगे 10%। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड कितना है तो बता सकते हो क्या? 125 रुपए का 50% कितना होगा? 62 रुपए 50 पैसे। अच्छा, कंपनी अभी कितना बनाती है? 5000 यूनिट, तो गुना कर दो जी 5000, कितना आ गया? 3,12,500। सिंपल सी बात है। तो ये आ गया आपका 3,12,500। अब बात करते हैं फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस की। 50 रुपए में 50 रुपए का 25% वेरिएबल है। अच्छा, मतलब 75% क्या है? फिक्स्ड। तो 50 का 75 कितना हुआ? 37.5। 37.5 गुना 5000 कितना आ गया? 1,87,500। तो ये भी निकाल लिया मैंने फिक्स पार्ट। अच्छा, ये दोनों बढ़ जाएंगे 10%। अच्छा, तो टोटल अमाउंट में ऐड क्या कर दूंगा मैं? 10%। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट वेजेस बढ़ेंगे 20% और मटेरियल 5%। यानी कि वेजेस पहले था 50 रुपए पर यूनिट, अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा? 50 प्लस 20% कितना आ गया? ये आ गया आपका 60 रुपए। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल अभी था 150, बाद में कितना हो जाएगा? 5% एक्स्ट्रा, यानी 157.5। ये आ गया न्यू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, यहां तक कोई भी इंफॉर्मेशन समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। ये हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर? नीचे बोलता है लोएस्ट सेलिंग प्राइस बताओ, ऊपर बोलता है सेलिंग प्राइस 500 रुपए है, फिर बोलता है कॉस्ट बढ़ गई और अब क्या बोलता है? देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस। भाई जब सेलिंग प्राइस में चेंज करना ही नहीं तो बताएं क्या फिर हम? तो आगे पढ़ो। देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 2000 स्टिक्स इन द नेक्स्ट ईयर। ये है लाइन जो सारी लाइनों को जोड़कर, सारे डॉट्स को जोड़कर कंक्लूजन तक पहुंचाएगी। अगले साल इनको एक अलग से ऑर्डर मिला है 2000 यूनिट्स का। तो ये जो लोवेस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं ना, ये लोवेस्ट प्राइस निकालना है इन 2000 यूनिट्स के लिए। हाँ, इसका मतलब है अगले साल 5000 यूनिट्स तो बेचेंगे लोकल मार्केट के अंदर और 2000 बेचेंगे किसी ऑर्डर के अगेंस्ट। क्या पता ये ऑर्डर किसी फॉरेन से आया हो, किसी मिस्टर जॉन का ऑर्डर हो। तो जो 5000 यूनिट्स हम अगले साल बेचेंगे ना, उसका सेलिंग प्राइस तो 500 रुपए ही रहेगा। अभी भी 500 था,
अगले साल भी 500 रहेगा, मतलब लोकल मार्केट में हम सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया है। लेकिन ध्यान देना, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे बट खर्चे तो बढ़ गए ना। सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे बट खर्चे तो बढ़ गए ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाया, खर्चे बढ़ गए, तो क्या प्रॉफिट कम हो जाएगा? हां, प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है? हमें वही प्रॉफिट कमाना है जो हमने लास्ट ईयर कमाया था। अच्छा, लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? लास्ट ईयर हमने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन ने कहीं बताया ही नहीं कि स्टॉक में कितनी बची, तो क्या माने 5000 बनाई थी और 5000 बेच दी। अच्छा, 5000 गुना कर दिया मैंने 125। क्यों किया मैंने 125? यहां पे दिया हुआ है मेरे को। एक हॉकी स्टिक को बेचने पर यह कंपनी 125 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, यानी कि 5000 गुना 125 आ गया 6,25,000। यानी अगले साल भी यह कंपनी 6,25,000 का मुनाफा कमाना चाहती है। तो ये किस प्राइस की बात कर रहे हैं? एडिशनल ऑर्डर के प्राइस की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे भी कह सकता हूं, सेल्स बराबर क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, क्या फिक्स कॉस्ट निकाल पाऊंगा मैं? यहां पर आराम से निकाल लूंगा। टोटल फिक्स कॉस्ट में ऐड करना 10%, क्या आ गई मेरी? टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, मुझे निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो कैसे निकालूंगा? कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो नई वाली है, मल्टीप्लाइड बाई 7000, क्योंकि 5000 तो लोकल मार्केट के लिए बनाएंगे और 2000 मिस्टर जॉन के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 7000 यूनिट्स। तो फिक्स प्लस वेरिएबल हो गया, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? तो प्रॉफिट अभी निकाला 6,25, 6,25,000। और लेफ्ट में क्या था? सेल्स। सेल्स दो जगह से आएगी, एक लोकल सेल्स और एक ऑर्डर वाली सेल्स। लोकल सेल कितनी? तो 5000 गुना 500, फिक्स है वो तो। सेलिंग प्राइस में नो चेंज। अच्छा, बाकी कौन सी? 2000 गुना, वही तो निकालना है, सेलिंग प्राइस, लोवेस्ट सेलिंग प्राइस। तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जिस डिटेल में मैंने पढ़ा, क्या लगता है आपको? आपके मन में आंसर बना? कुछ आइडिया आ रहा है कि कैसे निकलेगा ये आंसर? अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हमने सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है, रिक्वायरमेंट को समझा है और सारी इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में दी गई है उनको आपस में जोड़कर आंसर निकालने की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने आंसर लिखा नहीं है, बट आंसर दिमाग में लिख दिया है। बात समझ में आई? यही फर्क है सिंपल रीडिंग के अंदर और डेप्थ रीडिंग के अंदर। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं जी आगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो, सेलिंग प्राइस 500 रुपए, प्रॉफिट 125 रुपए पर यूनिट, नंबर ऑफ स्टिक्स है 5000 रुपए। यह इंफॉर्मेशन यहां पे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एग्जाम के अंदर इस इंफॉर्मेशन को जैसे आईसीआई ने दिखाया आपको लिखकर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इन्होंने क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए। अच्छा, करंट ईयर देखो, मटेरियल 150 रुपए, वेरियस 50 रुपए, ये वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है। कितना? 62.5 और 12.5। इन सब में जो परसेंटेज दी गई उसको जोड़ दो। इसमें ऐड कर दिया 5% और इसमें 20%। यहां पर नो चेंज, नो चेंज। ये आ गई आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बताओ क्या मुश्किल है? न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, ये निकाल के दिखाया था मैंने आपको, 3,12,500 और 1,87,500। ये क्या है? ओल्ड फिक्स कॉस्ट। इसमें ऐड कर दूं 10%, ये क्या आ गया मेरा? न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट। सिंपल है। अच्छा जी, न्यू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मैंने क्या बोला था आपको कि सेल्स बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। अच्छा, टोटल फिक्स हो कितना? तो 550 अभी निकाला, ये रहा 550। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना? तो पर यूनिट कितना है? 292 गुना 50 गुना 7000 यूनिट्स। 7000 कैसे आया? 5000 बनेगी लोकल के लिए और 2000 ऑर्डर के लिए। अच्छा, प्रॉफिट कितना? 625। ये प्रॉफिट ऐसा क्यों आया? क्योंकि सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब बात करते हैं सेल्स की। तो भाई 5000 जो लोकल बेचेंगे हम, वहां पर सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? तो क्वेश्चन ने बताया है कि वहां पर सेलिंग प्राइस सेम रहेगा जी, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ठीक है भाई, 500 से गुना कर दिया। अच्छा, बाकी 2000 का सेलिंग प्राइस, अरे भाई वही तो निकालना है, उसे मान लिया एक्स। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकलाएगी, वही है आपका लोएस्ट सेलिंग प्राइस। लोएस्ट प्राइस, प्राइस बोले तो सेलिंग प्राइस। देखिए, यही बात यहां पर आपको बताई गई है लिखकर। वही है 5000 गुना 500, 2000 गुना, इन्होंने के माना, मैंने एक्स माना। ये रहा प्रॉफिट, ये रही फिक्स कॉस्ट और ये रहा वेरिएबल, ये रही फिक्स कॉस्ट और ये रही वेरिएबल कॉस्ट। 20,47,500। सिंपल है। 292.5 इंटू 7000, 20,47,500। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5A। बताओ, एक बार क्वेश्चन के आंसर को आपने मन में बना लिया तो क्या आपको एक्चुअल के अंदर 18 मिनट लगने वाले हैं? सवाल ही पता नहीं होता। यह क्वेश्चन
अगर अच्छे से कोई पढ़े समझ कर तो उसको समझने में 4-5 मिनट लगेंगे, और जब एग्जाम में लिखना है आंसर अब, तो आंसर लिखने में लगेगा मैक्सिमम 6-7 मिनट। तो कुल मिलाकर 12-13 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आराम से। अच्छा, फालतू का वर्किंग नोट एग्जाम में कोई नहीं बनाना। जो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे हो सकती है उसका वर्किंग नोट नहीं बनाना। फालतू की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के आंसर में मत लिखना, क्योंकि पेपर चेक करने व्यक्ति को उन इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5B की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5B, रिक्वायरमेंट देखकर ही पता पड़ गया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। यानी कि क्वेश्चन को देखा और पता पड़ गया कि यह क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। अच्छा जी, ये सिमिलर क्वेश्चन आपने पक्की बात है किया होगा, बस एक डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पर आपको दे रखा है स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 20% ऑन आउटपुट। बस यही चेंज है जी, बस यही चेंज है। आपको लॉस दे रखा है 25% ऑन आउटपुट। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगी 8 बॉक्स अप्रोच। 8 बॉक्स अप्रोच की मदद से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बेहद आसान हो जाता है, और एग्जाम के अंदर आपका लगने वाला समय भी कम हो जाता है, फॉर्मूले भी याद करने की टेंशन नहीं होती। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके करने की बजाय मैं आपको इसके मेन पार्ट बताऊंगा, जहां पर एग्जामिनर ने कमेंट किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस पॉइंट पर गलती की। जब आईसीआई अपना आंसर निकालता है ना, तो वहां पर कमेंट आते हैं एग्जामिनर के, उस व्यक्ति जिसने पेपर को चेक किया है। तो एक कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ने की। हालांकि ये परसेंटेज कम थी, बट नंबर में ज्यादा थी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज: 60% ऑफ मटेरियल ए एट ₹50 पर केजी एंड 40% ऑफ मटेरियल बी एट ₹60 पर केजी। यानी कि 60% लगता है मटेरियल ए और 40% लगता है मटेरियल बी। और बोला गया 25% लॉस है, बट किसके बेस पर? आउटपुट के बेस पर। ध्यान देना जरा, बस यही पॉइंट खास है, ए एंड बी। ये आपका टोटल इनपुट माइनस स्टैंडर्ड लॉस, ये है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। ध्यान देना जरा, मैंने एज्यूम किया स्टैंडर्ड आउटपुट 100 केजी का। ये मेरी क्या है? एजम्पशन, मैंने इसे एज्यूम किया है। अच्छा, 100 केजी अगर मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है, यानी इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो बताओ जरा स्टैंडर्ड लॉस कितना? 25% ऑफ आउटपुट। मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने इनपुट का 25% ले लिया, जबकि लेना क्या था? आउटपुट का। तो 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25% 25। तो इनपुट कितना हो गया? यह आना चाहिए 125। रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, देखो जरा, ठीक है ना। अच्छा, रेशो क्या है? रेशो है 60 एंड 40। तो जरा इस 125 को 60 और 40 में बांट दो, तो ये आ गया आपका 75 केजी और यह आ गया आपका 50 केजी। तो पहली गड़बड़ तो बच्चों ने यहां पर करी थी कि उन्होंने स्टैंडर्ड लॉस ले लिया इनपुट के बेस पर, जबकि लेना था आउटपुट के बेस पर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभी पॉइंट बाकी है जो मेन है इसके अंदर। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर ए पीरियड हैज शोन द फॉलोइंग यूसेज: 540 kg of material A at ₹60 per kg, 260 kg of material B at ₹50 per kg. The quantity processed, ध्यान देना जरा, क्वांटिटी प्रोसेस्ड कितनी? 680 kilograms of good product. तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक्चुअल में कितना प्रोसेस हुआ है? 680 kg। यानी जिसे मैंने 100 kg माना था ना, वो 100 kg नहीं है, वो क्या है? 680 kg। अब निकालो 25% लॉस, तो 680 का 25% कितना हो गया? 170। ऊपर ऐड कर दो तो यह आ गया आपका 850। अब निकालो जरा ए एंड बी, तो किससे बांटोगे? 60-40 में बांटोगे, 60:40। तो 850 का 60 आ गया 510 kg और 510 माइनस 850, ये आ गया आपका 340 kg। तो भाई साहब, ये जो आपकी वैल्यूज है ना, ये वाली, ये है आपका SQAO, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए इतना मटेरियल लगना चाहिए था। तो यही है वो SQAO जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट ने एग्जाम में गलती की।
मैक्सिमम के सेंस में, नंबर के सेंस में, परसेंटेज में ये कम था। और एग्जाम के अंदर छोटी सी मिस्टेक, अब देखो 10 नंबर का है, बताओ ये सवाल, कमाल हो गई। 10 नंबर का, 10 नंबर का मतलब है आपको 18 मिनट में सॉल्व करने के लिए इसको। और अगर आपको 8 बॉक्स अप्रोच आती है तो ये सवाल 5 मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट का भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6A तो यहां पे दिख रहा है, 6B, अच्छा चलिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके कुछ ज्यादा पार्ट है। चलो एक बार पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6A है, 6B है, 6C है, 6D है और 6E है। देखो इसके अंदर आपके 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, ABCDE। आपको कोई 4 करने, मतलब यहां पर भी एक ऑप्शन मिल गया आपको, ठीक है भाई। तो 1 बाय 1 बात करते हैं जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्क्राइब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट एज यूज्ड इन सर्विस कॉस्टिंग एंड डिस्कस द वेज ऑफ कंप्यूटिंग इट। कुल मिलाकर यह थ्योरी क्वेश्चन है। और यह थ्योरी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत, जैसे यहां पर दिख रहा है ना आपको, यहां पर बहुत इलेबोरेट कर रखा है ICI ने। आपको इतना इलेबोरेट नहीं करना है। 5 नंबर का मतलब होता है कि अगर थ्योरी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है तो 1.25 पेज से लेकर 1.5 पेज के बीच में आ जाना चाहिए। 1.25 पेज से लेकर 1.5 पेज के बीच में आ जाना चाहिए। कुछ खास बात आपको बताता हूं, 1.25 पेज से लेकर 1.5 पेज के बीच में आना चाहिए, ध्यान देना जरा। और दूसरी बात, मान लीजिए ये पेपर है आपका आंसर पेपर, तो 1.25 से 1.5 पेज के बीच में 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, जब आप लिख रहे हो ना तो एक लाइन में आपके मैक्सिमम 5 से 6 शब्द आने चाहिए, 5 से 6, मैक्सिमम 5 से 6। तो इससे क्या होगा, आपको लिखना भी कम पड़ेगा और 1.25 पेज भर जाएंगे आपके, है ना। तो जो एग्जामिनर है उसको अच्छा लगेगा, यार अच्छा खासा आंसर लिखा है, लेंदी आंसर लिखा है, वजन है आंसर के अंदर। दूसरी बात, जो फॉन्ट साइज है ना आपका, फॉन्ट साइज वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। चीटी वाली हैंडराइटिंग नहीं चलेगी। अच्छा, बहुत खूबसूरत वाली हैंडराइटिंग भी नहीं चलेगी। आपको सजाकर नहीं लिखना है, आपको बस उस फॉन्ट साइज में लिखना है कि एग्जामिनर पढ़ ले, बस उसके पढ़ने में आ जाए, बस इतना चाहिए हमारे को। अच्छा, जब आपने थ्योरी को लिख दिया तो लिखने के बाद जो कीवर्ड्स है ना उसे ऐसे हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। जैसे अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, या ऐसे कोई सर्कल डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, समझ गए। जैसे मान लो 5 पॉइंट है तो ऐसे उसे बॉक्स में अंडर कर दो या सर्कल कर दो उसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को वो पॉइंट्स आसानी से दिख जाएंगे। और थ्योरी के लिए अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको एक समरी थ्योरी बुक मिली होगी जिसके अंदर सारे चैप्टर्स कैटेगरी ABC में बांटे गए हैं। फिर हर चैप्टर में क्वेश्चंस को भी ABC में बांटा है। अगर आपने कैटेगरी A क्वेश्चन कर लिए तो काम हो गया। हालांकि कैटेगरी A, B और C तीनों करने चाहिए, बट कैटेगरी A कर लिए समय ना होने की वजह से तो भी एक बार को चल सकता है। क्यों, कॉस्टिंग के अंदर आएंगे 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। तो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल्स पे आपकी पकड़ है तो आप ये चांस ले सकते हो, बट कोशिश करो एटलीस्ट कैटेगरी A वाले क्वेश्चन तो कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ऐसे में थ्योरी आपको बचाएगी। और मेरा सजेशन रहता है कि थ्योरी वाला क्वेश्चन सबसे पहले करो और दूसरा छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करो। इससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। और अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हमारा टेलीग्राम चैनल है पुरुषोत्तम सर कॉस्टिंग क्लासेस के नाम से, वहां पर जाओ, आपको कलरफुल थ्योरी नोट्स मिलेंगे, CA इंटर के डाउनलोड कर लो। तो मैक्सिमम 50-60 पेज के अंदर सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, वहां पर टू द पॉइंट, कोई कचरा नहीं है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट आंसर। जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखना है उसके अंदर, फालतू नहीं लिखना। तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर A, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर A। इसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर B की। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 6B है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉस्ट बुक्स अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने मुझसे क्लास किया तो यहां पर मैं बताता हूं रेड लाइट अप्रोच का इस्तेमाल करके। और ये चैप्टर क्या बना था उसके बाद, बहुत सिंपल। अच्छा, यहां पे करना क्या था, सिंपल एंट्री पास करनी थी। जैसे पहला क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, क्या बनेगी एंट्री, स्टोर लेजर कंट्रोल टू GLA। अगली एंट्री है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर अगली एंट्री है इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू GLA। और आखिरी में है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स, फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर्स, यानी स्टोर में वापस आया, स्टोर लेजर कंट्रोल टू WIP।
तो बस ये 5 एंट्रियां पास करनी थी, आपको 5 नंबर मिल जाने थे। क्वेश्चन नंबर 6C, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, लिस्ट डाउन द बेसिस टू बी एडप्टेड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6D, यहां पर क्या करना था, सिर्फ आपको बताना था कॉस्ट यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, गैस, ब्रिक मेकिंग, कोल माइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल सर्विस एंड हॉस्पिटल। कुल मिलाकर जिनके बेस पर ये पैसा कस्टमर से चार्ज करते हैं वो बताना था। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज कैसे करते हैं, किलोवाट आवर। उसके बाद आपका ऑटोमोबाइल, तो नंबर्स के बेस पे काउंट करते हैं, चार्ज करते हैं, कितनी गाड़ियां, 2, 4, 6, 8। उसके बाद आपका सीमेंट, तो पर बैग मिलता है या पर टन मिलता है। फिर स्टील, या हमेशा पर टन ही मिलता है। फिर उसके बाद गैस, क्यूबिक फीट में मिलती है। उसके बाद ब्रिक्स, पर 1000 मिलता है। मतलब अगर आप जाओगे बोलोगे मुझे 1 ईंट चाहिए, वो नहीं देगा, आप क्या बोलेगा, पर 1000। उसके बाद कोल माइनिंग, पर टन होता है इसके अंदर। इंजीनियरिंग, पर जॉब, यानी ऑर्डर बेसिस पर। उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज, पर आवर। जैसे आप सीए के पास गए, आपने सीए को पूछा कि भाई मेरे को अपनी आईटीआर बनवानी है, कितने पैसे लोगे, तो वो मनीबन सोचेगा कि आपकी आईटीआर बनने में उसे कितना समय लगने वाला है, तो उसके बेस पे क्या बताएगा वो, आपको अपनी फीस। उसके बाद है हॉस्पिटल, क्या बेसिस है, पर पेशेंट पर डे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6D। और आखिरी में क्या है, 6E, जीरो बेस बस्टिंग एंड वेस्टेज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जीरो बेस बस्टिंग मतलब एक ऐसी बजट करने का स्टाइल जहां पर हम पिछले किसी भी एक्सपेंसेस को बेस नहीं मानकर बनाते हैं। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो भाई, कॉस्टिंग में कितने नंबर लेके आने, तो आप ये मत देखो कि फाउंडेशन में कितने नंबर आए थे, आप ये भी मत देखो कि 12th में कितने नंबर आए थे। आप क्या देखो, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या टारगेट है। उसे क्या बोलेंगे, जीरो बेस प्लानिंग। यानी आपने अपने पिछली परफॉर्मेंस को या पिछली चीजों को कंसिडर नहीं किया एक नई प्लानिंग या नया बजट बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6E था। तो थ्योरी क्वेश्चन तो बड़े सिंपल होते हैं, टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 नंबर का है, 1.25 पेज या 1.5 पेज बात बन जानी है। तो इसी के साथ आपका एपिसोड नंबर 5 यहां पर खत्म हो गया है और हमने नवंबर 19 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया। अब मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कैसे लिखना है। वैसे तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें सीखने को मिला कि एग्जाम में हम आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। कुछ खास बातें आखिरी के अंदर देखिए, ये आपकी आंसर शीट है, आपको बीच में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी हो। यानी जब किसी क्वेश्चन का आप आंसर शुरू करने जा रहे हो तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 2B, तो ऐसे बिल्कुल मिड में लिखना है, लेफ्ट में नहीं लिखना। दूसरी बात, जो पेपर शीट, जो आंसर शीट आपको मिली है उसके लेफ्ट में थोड़ा मार्जिन छोड़ दो, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, और राइट में थोड़ा मार्जिन छोड़ दो, एक लाइन ड्रॉ कर लेना। लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल हो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाथ से खींच लो बात बन जाएगी। इस एरिया में कुछ नहीं लिखना है, खाली रहेगा ये एरिया। ये क्यों खाली रहेगा, ये सेफ्टी के लिए खाली रहेगा। कई बार होता क्या है, पेपर हैंडलिंग के अंदर ना कुछ कोना पेज का फट गया, कुछ फट गया, तो ऐसे में क्या होता है, आंसर टेम्पर हो सकता है और नंबर उसकी वजह से कम हो जाएंगे और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगले पॉइंट, जब आप लिख रहे हो फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। अगर थ्योरी लिखते हो एक लाइन में 5 से 6 शब्द, 5 नंबर की थ्योरी 1.25 से 1.5 पेज। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले पढ़नी है रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए मन ही मन सोचना है कि रिक्वायरमेंट का जवाब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। और एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट और 10 नंबर का है तो 18 मिनट। लेकिन आपको वॉच देखकर टाइम मैच नहीं करना। 5 नंबर का है तो मोटा मोटा 10 मिनट और 10 नंबर का है तो मोटा मोटा 15 से 20 मिनट। शुरू के 15 मिनट के अंदर आपको तय कर लेना है कि आपको किस रैंक के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सके सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो थ्योरी का है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो। थ्योरी वर्ड टू वर्ड याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेडलाइंस, हेडिंग्स बस आपकी मैच होनी चाहिए, अंदर का मैटर आपने समझ कर लिखना है, बात बन जाएगी। 5-5 नंबर वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले करने चाहिए एज कंपेयर टू 10-10 नंबर के क्वेश्चन। पूरा पेपर कर लेने के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपने 5 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं, कोई पार्ट छूट तो नहीं गया। साथ ही में आपको सबके आंसर एक बार फटाफट से कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए। आखिरी में पेपर को प्रॉपर तरीके से बांध दो ताकि वो कोई पेज मिस होने की संभावना खत्म हो जाए। और उसके बाद जब घर पे आओ तो क्वेश्चन पेपर को अपनी अलमारी में रख दो, घर पर आके क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, अपने पेपर को इवैल्यूएट मत करो, अगले पेपर की तैयारी करो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड्स, जो 5 एपिसोड चलाए थे सीए इंटर नवंबर 19 क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियोस अपने उस दोस्त के संग जरूर शेयर करिए जो एग्जाम देने वाला है, उसको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू।